Assalamu alaikum again and welcome to Darn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss another highly important and pertinent topic, and that is pronouns. ठीक है, इससे पहले भी हमने pronouns का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया हुआ है, वो भी डार्न टाइम्स पे अपलोडेड है। ठीक है, आप लोगों के सामने ये जो सिलेबस ओपन अप है, तो इसमें भी इंग्लिश का जो पोर्शन है, तो ये जो ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो सेशन है, यहाँ से भी चीज़ें आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स में हेल्प देगा। इसके अलावा आगे के पीएमएस का एमपीटी आने वाला है अप्रैल के मंथ में। एडीएसएफ में भी ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हेल्प देगी। ठीक है, अच्छा, आगे बताते चलूँ कि यहाँ तक तो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ था कि लिट के बाद हमेशा आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। मैंने सब्जेक्ट के मुतालिक आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन तो वो 5 डोमेन्स है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, एज अ इन्फिनेटिव एंड एज अ जेरंट फॉर्म में। अब यहाँ पे लिट, जहाँ पे आप लोग देखोगे तो लिट के बाद हमेशा आप लोगों ने ऑब्जेक्ट केस लगाना है, तो ही जो है ऑब्जेक्टिव केस है। अस भी आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव केस है। अगर लिट यहाँ पे है तो लिट के बाद भी इनको इज ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप लोगों ने लेना होगा। तो राम तो डेफिनेटली, लेट सपोज यहाँ पे राम भी अगर आप लोग ऑब्जेक्ट लो, लेकिन कंजंक्शन से मिला है, तो कंजंक्शन के दोनों साइड पे हमने कहा है ना कि केस सेम होगा दोनों साइड पे। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस होगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है, आपको लोगों को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि ये कुछ phrases है। आफ्टर द phrases इट इज या इट was, द pronoun इज इन subjective केस। ये बात हमेशा आप लोगों के मन में होना चाहिए कि जब आप लोगों के पास इट इज आए या इट was आए, जहाँ पे इट इज हो या इट was हो, तो उसी हालत में आप लोगों ने सब्जेक्टिव केस को देखना होगा। बताने का मतलब है कि आप लोगों ने किस चीज़ को देखना होगा, सब्जेक्टिव केस को। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब मैं कोई भी क्लास लेता हूँ, वो क्लास आप लोगों को मतलब 100% आना चाहिए, मेंटली भी, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमेशा से लोगों के साथ ये इशू आता है कि वो रिवीजन नहीं करते या चीज़ों को डिटेल में देखते नहीं है, तो फिर वो ब्लैंक दिखाई देते हैं। इसी वजह से अगर आप लोगों को यहाँ पे जब मैं बताता हूँ कि सब्जेक्टिव केस, वो तो जो मैंने आप लोगों को टेबल बताया था, इसी तरह का टेबल, इसमें सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, पॉजिटिव केस था, पॉजिटिव प्रोनाउंस थे एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव थे। तो वो जब टेबल अगर आप लोगों को याद होगा, तो फिर ये टॉपिक आप लोगों के लिए जस्ट लाइक विल बी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो इट इज एंड इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस होगा। अच्छा, अभी देख ले, इट वॉज हिम या ही हु हेल्प मी टू डू द वर्क। अभी, अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी इसलिए बताऊंगा कि क्योंकि जब एक चीज़ बंदा रिपीटेडली बोलता है तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। कंसेप्ट वाइज आई एम टॉकिंग, तो सिंपल बात यही है कि आगे जितनी दफ़ा इट इज़ एंड इट वाज रिपीट होगा, तो बजाय इसके कि हम हिम तो ऑब्जेक्टिव है से, तो यहाँ पे ही आएगा, तो बस हमारे काम ख़त्म। बाकी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बात खत्म। अगर अगेन यहाँ पे इट इज है, यहाँ पे इट वाज है, तो मैंने फिर सब्जेक्टिव केस को देना है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, एंड अगेन ये सब्जेक्टिव केस भी है। वैसे आई के साथ इज तो आता नहीं है, आई के साथ एम आता है, तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने इस तरह समझना है। अगेन इट्स वेरी सिंपल वन, बट मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को इस पे अपना कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, अभी आगे बताते चलूँ, इसी तरह वन पेपर में भी पूछते हैं सिंपल। अगेन इफ आई वर या आई वाज, तो अगेन वही बात है, लेकिन वर कंडीशनल सेंटेंस में आता है या जो मतलब आइडियल या इमेजिनेटिव फॉर्म में आता है। इट वाज इफ आई वर ही। अभी इफ आई जो है ना, इफ तो ठीक है, लेकिन आई वर, अच्छा, वैसे आई के साथ तो हमने लिखा था ना कि वाज आएगा, लेकिन जहाँ पे वर आएगा, ये सिर्फ आप लोगों के पास कंडीशनल सेंटेंसेस में आएगा कि काश मैं, अगर अभी मैं बच्चा होता तो मैं इस टाइम सोया होता, तो ना तो मैं अभी मैं बच्चा बन सकता हूँ, ना कोई पॉसिबिलिटी है, ना कोई हकीकत है।
काश मैं वेस्ट में पैदा होता, तो अभी तो मैं पैदा हो चुका हूं ना, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो काश काश वाले सेंटेंसेस है, या ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसे होने से या वैसे होने से कुछ नहीं होता लाइफ में। इंसान को हमेशा हकीकत पसंद होना चाहिए कि ये हकीकत है, 2 + 2 = 4। बंदा कहे कि काश ये 5 होता, हो नहीं सकता, तो बात खत्म। इसी वजह से इफ़ आई वर हिम आई वुड हेल्प हर विद मनी। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं उसके साथ पैसों के मामले में मदद कर देता। तो आप न वो बन सकते हैं, और भाई जब आप वो बन नहीं सकते तो डेफिनेटली आप उसकी हेल्प किस तरह करोगे। तो अगेन यहाँ पे हमारे काम यही है कि सब्जेक्टिव केस, इफ दे वर, अगेन दे है ना, तो हमने आपको बताया है कि बेशक वो आई हो, वो सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, अगेन कंडीशनल सेंटेंस की बात है। अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मी ऑब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, हो नहीं सकता। इफ दे वर आई दे वुड नॉट ऑपरेस्ट, दे वुड नॉट अपोज देयर बॉस। आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे तो जो भी लिखा होता है वो तो जस्ट स्टेटमेंट होता है। आई सपोज राम टू बी श्याम। आई सपोज्ड, मैंने किसको सपोज किया था? राम को। टू बी शाम, मैंने राम को सपोज किया था कि वो शाम होगा। तो अभी आई सपोज राम टू बी, अभी टू बी ही हिम, तो अच्छा ये देखो, आई सपोज्ड राम टू बी ही या हिम। अभी इसमें आप देख लो कि आई सपोज्ड राम टू बी हिम। अभी आप लोगों ने ये भी देखना है, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आई, तो आई क्या है? आपके पास सब्जेक्ट है, जबकि सपोज आपके पास वर्ब, वर्ब है, जबकि राम आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज याद रखो कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, जबकि सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस आता है। वो भी मैंने आप लोगों को बताया ऊपर के पार्ट में, ठीक है। तो अगेन अगर ही आपके पास सब्जेक्टिव केस है तो हिम आपके पास सब्जेक्टिव केस है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये कंसेप्ट है। उसके बाद एक और कंसेप्ट इसमें बताते चलूँ कि दिन जहाँ पे आएगा ना, एक लाजमी, ये कंसेप्ट भी बहुत रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट वन है। जैसा कि दिन, हमेशा आप लोगों ने दिन को देखना है। दिन के बाद अगर सब्जेक्टिव केस है तो मतलब दिन से इस पार एंड उस पार, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के पास लिंक होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए। जैसा कि आई नो बेटर दिन, तो जब बेटर की बात आई, सॉरी दिन की बात आई, तो आपने कहा ना, अभी आपने ये देखना है गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। अभी ये जो बेटर है ना, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये आपके पास क्या है? कंपैरिजन आपको बताता है। तो लेट सपोज आई, आई क्या है? सब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। लेट सपोज अगर बेटर आपके पास सब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर आपने ये भी देखना है कि अगर आपके पास ही है तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, जबकि हिम आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे देख ले आई नो यू। अभी यहाँ पे देख ले, ये मैंने सामने लिखा है ब्रैकेट में ये वाला, ओके, आई के साथ यू भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, बट अभी आप लोगों ने देखना है कि आई के साथ यू भी एंड हिम भी। इसका भी मैं आपको आगे भी बताता हूँ, अभी भी बताता हूँ। अभी ये आपके पास आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। नोस क्या है? वर्ब है। नो क्या है? वर्ब है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई नो यू बेटर देन ही या हिम। अभी इसमें देख लो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बेटर दिन, अभी ये आपने देखना है कि अगर आपके पास दिन आया है तो दिन आपको क्या बताता है? कंपैरिजन बताता है ना, मतलब आपको वैसे बताता है। तो लेट सपोज अगर इस तरफ आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है तो इस तरफ भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। आपने इस दिन को भी देखना है। अगर इस तरफ लेट सपोज सब्जेक्टिव केस है तो इस तरफ भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों को देखना है इस तरह के सेंटेंसेस में। आपको बस इस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सेंटेंसेस तो आपको आगे जितने भी वो आप लोगों से पूछ ले, इट्स नॉट अ बिग इशू। द मेन थिंग इज कि दिन आए, दिन के उस पार देखे कि भाई सब्जेक्ट, अगर इस तरफ सब्जेक्ट है इस तरफ भी सब्जेक्ट होगा, इस तरफ ऑब्जेक्ट है इस तरफ भी ऑब्जेक्ट होगा। इस पे वैसे आगे भी आपके पास सेंटेंसेस है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे आप देख ले, जैसा कि अच्छा ये जो नया कंसेप्ट है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। अगेन वो वाले टेबल पे आप लोग जाए, अगर इस क्लास में आप लोगों को कोई इशू हो, मैं कल भी इन पे फाइनल क्लास लूँगा, क्योंकि प्रोनाउन का जो टॉपिक है, एक क्लास किया है हमने, अभी ये सेकंड क्लास है, कल ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट से दोबारा आप लोगों को एक जिस्ट भी दूंगा, आप इसको कल भी देख ले, कोई इशू हो कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़
कि when in a sentence there are first person, second and third person, the arrangement is 2 3 1। अभी ये कंसेप्ट किया है कि 231 किया है। आगे देखे, आ, वापस इस यहाँ पे आता हूँ। एक और जगह पे आपको 123 देखने को मिलेगा, 1 2 3 कंसेप्ट मिलेगा। एक जगह पे आपको 21 कंसेप्ट मिलेगा। नेक्स्ट जगह पे आपको अगेन 23 कंसेप्ट मिलेगा। एक और जगह पे आपको 31 कंसेप्ट मिलेगा। अभी ये जो अल्फाज है इसका क्या मतलब है? अगेन इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद ये आप लोगों को मैंने जो हिंट से बताया, 31 23 एंड सो ऑन। अभी अच्छा, यहाँ तक आपका फिर ये टॉपिक खत्म होगा। मैं अभी आप लोगों को अरेंजमेंट पे इसलिए ले आता हूँ कि जब भी अगर आप लोगों ने वाकई इन टॉपिक्स को समझना है तो इसका सिंपल लॉजिक यही है कि आप इसको यूं समझे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन अ सेंटेंस देयर आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, द अरेंजमेंट इज 2 3 1। मतलब आई क्या है आपके पास? फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, जबकि ही आपके पास थर्ड पर्सन है। शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। अभी इसमें आप देख ले कि आप लोगों ने सबसे पहले टू को लिखना है, फिर थ्री को लिखना है, फिर फर्स्ट को लिखना है। मतलब सेकंड पर्सन पहले लिखना है, फिर थर्ड पर्सन सबसे आखिर में खुद को वैल्यू देना है। अभी नोट, जब अगर कन्फेशनल सेंटेंसेस की बात हो या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो तो आप लोगों ने फिर यू देखना है कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है। कन्फेशनल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने कभी जिंदगी में मिस्टेक की तो सबसे पहले आप लोग अपने आप पे मलबा डालें, अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। ठीक है, सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सम मिस्टेक्स आर गिल्ट, मतलब नेगेटिव सेंटेंस या आप यू देख ले कि कन्फेशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले आप लोगों ने खुद गलती माननी है, फिर सामने वालों को आपने मजबूर करना है कि भाई आपकी गलती है, फिर थर्ड पर्सन की हमने लिखनी है। तो यू आपके पास क्या है? यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स, तो ये गलत है। आई अगेन फर्स्ट, यू सेकंड एंड ही थर्ड। तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा? 1 2 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देख लो, विन इन अ सेंटेंस देयर इज अ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो अगर एक सेंटेंस में दो बंदों की बात, तो सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, तो आप लोगों ने पहले अगले बंदे को इज्जत देना है। इसका मिसाल यूं है, आपके घर में मेहमान आता है, आप उनको कहते हो कि भाई साहब चाय ले लो, तो वो पहले चाय पीता है फिर आप चाय लेते हो। मिसाल के तौर पे पहले आप लोगों ने सेकंड पर्सन एंड देन फर्स्ट वन, जैसा कि आई यू आर रीडिंग फॉर द टास्क, तो यू आपने पहले लिखा, आई को आप लोगों ने बाद में लिखा। ठीक है, तो ये 21 कंसेप्ट यहाँ पे है। उसके बाद आगे, When in a sentence there is second and third person, arrangement is 2 3। अभी इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास कुछ ऐसा सेंटेंस हो कि इसमें आपके पास दो बंदों की बात हो, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो अभी आप लोगों ने किस तरह लिखना है? ही क्या है? थर्ड पर्सन, यू सेकंड, गलत। यू सेकंड एंड देन ही थर्ड, तो ये कंसेप्ट फिर ठीक होगा। इसी तरह विन इन a sentence there are first and third person, तो सबसे पहले आप लोगों ने थर्ड पर्सन की बात लिखनी है, फिर खुद को वैल्यू एंड वेटाइज देनी है। इसी तरह ये कंसेप्ट आप लोग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आगे नोट, तो नोट में यहाँ क्या बात है कि यू, ही एंड आई विल कंप्लीट यूर, हिज, माई, आवर वर्क, सो वी विल टेक, सो वी विल लुक, या मतलब टू द टेबल, मतलब वी विल लुक इनटू द टेबल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो वहाँ पे अगर आपके पास यू लिखा हो, मतलब 2 से 31 कंसेप्ट तो मैंने बताया कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड एंड लास्ट पे आप लोगों ने खुद को लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक बनने वाला है वो यही है कि यू, ही एंड आई विल कंप्लीट यूर, हिज, माई, आवर। अभी इसमें क्यों हमने आवर लिखना है? क्योंकि ये तो एक बंदे की बात नहीं है, एक दो तीन, तीन बंदों की बात है, प्लूरल की बात है। लेकिन टेबल में अगर आप देख लो तो आई एंड वी टेबल में पहले आते हैं, फिर आपको पता है यू सेकंड पे आता है, ही शी थर्ड पे आता है। इसी वजह से यहाँ पे अवर आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी बहुत पर्टिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वन है। आप लोगों ने इस कंसेप्ट को भी डिटेल फॉर्म में सीखना है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ जनाब कि आपके पास जो बाकी फॉर्म है वो भी हाईली इम्पोर्टेंट वन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते हैं ये वाला, अच्छा,
रामंड आई विल कंप्लीट यूर या माई अवर वर्क, ठीक है। तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि, सॉरी मैंने गलत बोला, ये है राम एंड आई, ठीक है। राम एंड आई, ठीक है। राम एक बंदा है एंड आई मतलब मैं, विल कंप्लीट, अभी इसमें भी दो बंदों की बात है, तो जब दो बंदों की बात है तो डेफिनेटली आप लोगों ने अवर लिखना है, ठीक है, क्योंकि प्लूरलिटी की बात है। उसके बाद यू एंड ही विल कंप्लीट यूअर या हिज वर्क, अभी इसमें क्या बात है, तो अगेन यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, वो मैंने जो 23 वाला कंसेप्ट बताया था। अगेन यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि यू एंड ही विल कंप्लीट यूअर या हिज, तो हिज अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के लिए, बाकी मतलब यू कैन से कि वो आपके पास सिंगुलर के लिए आता है ना, लेकिन यूअर को आप देख ले तो यू या यूअर सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट मेनली प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब भी आप सेंटेंस में एज विल एज देख लो, क्या देख लो, एज विल एज, तो आप लोगों ने हमेशा इन दिस केस यू विल लुक टू द फर्स्ट वन, तो आपने इस कंडीशन में फर्स्ट वन को देखना है। तो यू एज विल एज आई, तो आई के साथ तो डेफिनेटली एज तो आता नहीं है, लेकिन यू एक बंदा हो गया, आई आप एक और बंदे हो गए, तो दो हो गए ना, तो इसकी वजह से इसके साथ फिर डेफिनेटली आर ही आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट वन है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं बाकी, राम एंड आई इज या आर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे इंटीमेट तो बहुत लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, सेक्सुअलिटी के सेंस में भी यूज़ होता है, डीप फ्रेंडशिप में भी यूज़ होता है, मतलब इसका मीनिंग आप लोग डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। राम एंड आई, तो अगेन राम एक बंदा है, आई सेकंड वन, तो दो बंदों की बात है, आर आएगा। राम आर आई इज या एम इंटीमेट फ्रेंड, अभी इसमें क्या मतलब है कि राम एक बंदा हो गया, आर मतलब या तो वो या तो मैं, तो आई के साथ तो एम एस तो आता नहीं है, इसी वजह से आई आएगा। ये आर वाला जो कंसेप्ट है ना, ये भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, बट इसमें भी या तो वो या तो मैं, ठीक है, या तो चाय या तो पानी, मतलब दो में से एक ही बात है, तो आई के साथ वैसे एम आता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख ले, यू एंड आई आर बिजी, यू अलग है एंड आई अलग है, तो दो बंदों की बात है, कंजंक्शन है, आर यूज होगा। यू एज विल एज, तो यू से पहले आप लोगों ने फर्स्ट वन को देखना होता है, तो यू के साथ तो एम आता नहीं है, आर आता है, ठीक है, इसी वजह से आप लोगों ने यू भी समझना है। उसके बाद यू आर आई, तो आई के साथ तो एम आता है ना, मैंने अगेन आर की बात ही, दो में से एक की बात की, ठीक है। ये कंसेप्ट भी कुछ यूं ऐसा है, आप लोगों ने समझना है। नाइदर नार के साथ अगेन आप लोगों ने वो कोरिलेटिव कंजंक्शन में भी देखा है कि नाइदर यू नार आई, तो आई के साथ इस तो आता नहीं है, एम आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। बाकी जनाब जो बाकी कंसेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में भी आप लोगों को बताएंगे, बट आज यहाँ तक मैं आप लोगों को जो अरेंजमेंट्स मैंने बता दी वो बहुत इंपॉर्टेंट वन है। अभी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, रेसिप्रोकल्स प्रोनाउंस में ईच अदर एंड वन अनदर, अभी ईच अदर आपके पास दो पर्सन या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन एंड थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। each other for two persons and things, जबकि one another for more than two persons and things के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो each दो में से for two person या दो अशखास के लिए या दो चीज़ों के लिए, जबकि one another दो से ज़्यादा अशखास के लिए या चीज़ों के लिए, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि The two cats were fighting with each other, दो कैट्स की बात है, each other आएगा, all the students of the class help each other या one another। अभी आप लोग टॉप पे जाए देख ले, तो ईच अदर मैंने कहा ना कि दो पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि वन अनदर आप लोगों के पास दो से ज्यादा बंदों के लिए, अशखास के लिए, चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में अगेन ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है, का जो कंसेप्ट है ये बहुत रेलेवेंट है। ईच अदर दो पर्सन दो चीजें,
वन अनदर, दो से ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो दो कैट की बात है तो अगेन ईच अदर, जब ज्यादा की बात है वन अनदर, अगेन ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज, मतलब दैट हिज, अच्छा, नीज नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर या वन अनदर। अच्छा, ये नीज है ना, ये जो पेटिला बोन है या केप, मतलब जो पाँव है, फेटिला समझे, या जो पाँव है ना दोनों, फीट की बात है असल में, नीज की बात है, नीज, ठीक है। मतलब इट्स द पार्ट ऑफ फुट या फीट। सो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज, मतलब ये दो पाँव है ना, इसी तरह, ठीक है, इनकी बात है। नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब 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 दो की बात हो, ठीक है, तो अगेन ईच अदर जब दो से ज्यादा की बात है, तो जनाब वन अनदर का लफ्ज आप लोगों ने यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जहाँ तक बात है, वन डूअर एंड रिसीवर इज द सेम पर्सन। अभी इसका क्या मतलब है? डूअर का मतलब है जो बंदा काम करता है। अभी मैं बोलता भी हूँ, सो आई एम द डूअर। रिसीवर यही है कि जब आप लोग क्लास में नहीं होते तो आप इसको यूँ समझे कि बोलने वाला भी मैं हूँ, वही लेक्चर में दोबारा वैसे सुनता भी हूँ, मतलब आई एम द सेम पर्सन, ठीक है, कि बाकी बोलता भी हूँ, काम भी करता हूँ, बाकी सुनता भी हूँ। लेट सपोज, वैसे समझाने के लिए बताया। बाकी इसमें मतलब ही का जो है, तो अगेन डूअर का एक्शन भी उन पे रिसीव होगा। ही का हिमसेल्फ होगा, शी का हरसेल्फ होगा, दे का देमसेल्व्स होगा प्लूरल की फॉर्म में। शी का हर सेल्फ होगा, ये सिंगुलैरिटी आपको बताता है, जबकि वी का प्लूरैलिटी बताता है, अवर सेलोज। एट का एट सेल्फ होगा, वन का वन सेल्फ होगा, आई का माई सेल्फ होगा। एक और कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यू जो है ना, यू, तो यू में आपने यूर सेल्फ एंड यूर सेलोज को भी देखना है। यू में आप लोगों ने यूर सेल्फ एंड यूर सेलोज भी, एक सिंगुलर की बात है, एक आपके पास प्लूरल की बात है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। इसमें भी लॉजिकल बात अगर बताते चलूँ आप लोगों को, तो वो जनाब आप लोगों के पास कुछ यूँ बनता है कि आई का, अच्छा मैंने इसको यूँ समझना है, मैं हमेशा से सिंप्लिसिटी पे जाता हूँ ताकि टाइम कम लगे। आई सब्जेक्ट है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई का मतलब यहाँ पे शायद होगा भी, आई का माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, अभी आई कौन है? आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द चेयरमैन, मैंने किसको इंट्रोड्यूस किया? मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, किसके साथ? चेयरमैन के साथ। तो भाई यहाँ पे फिर हिमसेल्फ गलत होगा। आई इंट्रोड्यूस्ड, जब मैंने काम किया, ठीक है, तो मैंने किसको? अभी ये सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड वर्ब है। रिसीवर कौन है? रिसीवर तो कोई ऑब्जेक्ट है ना, हम तो खुद तो नहीं है। हमने कहा ना कि जब डूअर एंड रिसीवर सेम पर्सन होगा, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो यहाँ पे तो रिसीवर तो बंदा खुद नहीं है, जबकि कोई और बंदा है। मिसाल के तौर पे, मिसाल आप स्टूडेंट हो, आपने किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाना है डाउन टाइम्स के साथ, तो आप मुझे कहते हो कि सर, ये जो बंदा है, ठीक है, ये दिस इज माय फ्रेंड। तो आप जो है, आप इस अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हो किसके साथ? मेरे साथ, ठीक है। तो आप कौन हो? आप सब्जेक्ट हो। आप क्या काम करते हो? आप इस बंदे को इंट्रोड्यूस करते हो किसके साथ? मेरे साथ। अगर आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना था मेरे साथ, तो आप डूअर भी है, और आपने वो एक्शन खुद, आपने आपने खुद अपने आप के मुतालिक बताना था। तो ये कंसेप्ट समझे कि यहाँ पे हिमसेल्फ गलत होगा, फिर यहाँ पे हिम ठीक होगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, बाकी यकीन माने वन पेपर में यही चीज़ें आती है, कोई मुश्किल नहीं है। लोगों को तो ये चीज़ें आते नहीं है ना, आसान चीज़ें है, मुश्किल भी नहीं है। लेकिन द थिंग इज के आप लोगों को कंसेप्ट का पता हो। उसके बाद, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू चेयरमैन, इट्स ओके। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू चेयरमैन, ओके। उसने खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन को। ही इंट्रोड्यूस हर टू द चेयरमैन, उसने किसी सहेली को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन के साथ। तो हर सिर्फ गलत होगा, हर ठीक होगा। उसके बाद, द मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, मैन ने किया क्या? पॉइजन किया, किसको? हिमसेल्फ हो। तो बस यहाँ पे ये यूनिक है, बाकी ये तमाम के तमाम इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जनाब के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। याद रखें, ये माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, देमसेल्व्स, अवर सेल्व्स, ये कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं हो सकते।
फॉर अ प्रोनाउन टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट इट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, प्रोनाउन सेंटेंस का तो सब्जेक्ट हो सकता है, क्यों नहीं। ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, तो ये ही शी क्या है, प्रोनाउंस है ना। नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वोकेटिव केस, वो तो मैंने बता भी दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है ना कि राम एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। नो। अच्छा, मैं कहता हूँ ना कि माई सेल्फ तौसीफ, ये गलत है। आप कहोगे कि आई एम तौसीफ, ये लोग बहुत गलत बोलते हैं, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। माई सेल्फ इकबाल, माई सेल्फ तौसीफ, ये गलत है। अच्छा, राम एंड आई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, अभी इसका क्या मतलब है, क्योंकि कंजंक्शन का काम है दो सब्जेक्ट्स को मिलाना, तो अगर राम सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, आई एंड वी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। There are certain verbs which take reflexive pronoun on the condition when doer as well as receiver at the same person। वो बात तो बिल्कुल ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अपने साथ सिंपल इन शॉर्ट बताते चलूँ कि वो अपने पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमेशा ये अल्फाज यूज़ करने हैं कि अवेल एंड अवेल्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होंगे। जैसा कि I availed the opportunity. I availed myself the opportunity. I availed myself of the opportunity। अब इसका क्या मतलब है। अवेल के साथ या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, दिमसेल्फ, दिमसेल्व्स। और इसके साथ अवेल के साथ एफ, ऑफ, सॉरी, ऑफ, ओ एफ, ऑफ भी आ सकता है। आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड माई सेल्फ, किसने अवेल्ड के साथ माई सेल्फ नहीं लिखा तो आपका वो गलत होगा। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक है। अच्छा, एंजॉय के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। अब इसका क्या लॉजिक है। जैसा कि शी एंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी, शी एंजॉयड द पार्टी। अच्छा, जब आप पार्टी में जाते हो, खुद वहाँ पे डांस करते हो, खुद गाना बजाते हो, तो आप खुद पार्टी एंजॉय करते हो ना। सो शी एंजॉयड हर सेल्फ एट द पार्टी, खुद को उसने पार्टी में एंजॉय किया। शी एंजॉयड द पार्टी, शी एंजॉयड द पार्टी, शी क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयड किया है, वर्ब है। ठीक है, शी एंजॉयड द पार्टी। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो वो मैंने कहा ना कि कभी कभी आ भी सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता, लेकिन उसका भी कंडीशन है। जब आप खुद को इन्वॉल्व करते हो, सो देयर विल बी, बाकी अगर आप गए हो पार्टी में, किसी कोने पे बैठे हो और आप खुद ना पार्टिसिपेट करते हो या तालियां बजाते हो, तो अगेन फिर वहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद एब्सेंट जो है, तो इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ही हम एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से गायब था, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब वो खुद स्कूल से गायब था, एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, तो इसके साथ फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। रिजाइन के साथ अगर रिजाइन फ्रॉम द जॉब हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सरेंडर करना हो तो फिर उस हालत में आएगा ही रिजाइन हिमसेल्फ टू फेट, उसने अपने आप को किस किस्मत के बलबोते पे या किस्मत के सहारे खुद को, मतलब उसने अपने हालात को कबूल किया कि बस मेरी ज़िंदगी में तो कुछ होने वाला है ही नहीं। या मतलब जब आप अपने आप को तकदीर के हवाले कर देते हो तो रिजाइन हिमसेल्फ। बाकी जब आप फिजिकल फॉर्म की बात है, जब आप किसी जॉब से या कंपनी से या फैक्ट्री से रिजाइन करते हो, तो उस हालत में रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। ही जस्ट डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ बिगर, उसने खुद को मतलब छुपाया था या पोर्ट्रे किया था कि हिमसेल्फ एज अ बिगर। अडॉप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, टू बी आ सकता है, ठीक है। वी अडॉप्टेड अवर सेलोस टू, तो टू भी आया। बाकी वी के साथ अवर सेलोस भी आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चंद अल्फाज है, ये आप लोगों ने रट लगवाना है। ये जितने भी अल्फाज है, एंजॉय के साथ आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव, मतलब एंजॉय माई सेल्फ, एंजॉय हर सेल्फ, एंजॉय, मतलब जितने भी रिफ्लेक्सिव है, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, हर्ट, अवेल, डिसगाइज, अडॉप्ट, रिकनसाइल, प्राइड, अवेंज, अम्यूज, रिजाइन,
प्रोस्ट्रेट मतलब सिजदा इबादत, तमाम वो कंसेप्ट, इन तमाम के साथ आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वन का कंसेप्ट है, ये आप लोगों को हमेशा हमेशा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ों का समझ आया होगा, ठीक है। ये जितने भी मैंने आप लोगों को अल्फाज बता दिए यहाँ तक आप लोगों को, तो वो तमाम सेंटेंसेस अब यहाँ पे मैंने बनाए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट लेंगे आ, बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद जनाब आगे हु किस चीज़ के लिए, सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, एंड हुज पोजीशन के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को हुम एंड हुज का कंसेप्ट समझाना है। उसके बाद बाय हुम, ये तमाम कंसेप्ट है। उसके बाद आगे कुछ इजाफी रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले एंटेसेडेंट या प्रेसिडेंट लगता है उसका भी कंसेप्ट समझाना है। उसके बाद आगे यूज ऑफ डेट, तो डेट आपके पास मतलब सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, ख्वाह वो पर्सन हो या चीज़ हो। उसके बाद ऑल डेट, एनी डेट, अलोन डेट, एनीथिंग डेट, नन डेट, नथिंग डेट, सेम डेट, सच डेट, ओनली डेट, एवरीथिंग डेट, मच डेट, लिटिल डेट, फ्यू डेट, नोबडी डेट। ये भी कल समझाना है, ये तमाम एक्सरसाइजेज इस पे इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, WH फैमिली है, हुम, हुज, विच, डैट। अच्छा, डैट एंड व्हाट में फिर क्या फ़र्क है, ठीक है। तो व्हाट के साथ हम नाउन नहीं लगाते, ठीक है। बाकी डैट के साथ हम नाउन लगाते, वो भी इंशाल्लाह कल समझा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन का फ़र्क समझाना है। और उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, समबॉडी, समथिंग। ये भी सिंगुलर है तो अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो फिर यहाँ तक आप लोगों का प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे प्रीपोजिशंस पे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद डॉन टाइम्स।